हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। जो वर्ड है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है जनरल बिहेवियर, किसी चीज़ का बिहेवियर कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कोई स्टेप जो हम फॉलो करते हैं अपनी मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें फ्यूल ने दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसकी डेफिनेशन दी रखी है, उसको हम पढ़ते हैं। उसका मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हम कैसे अपने डिसीज़न या एक्शन ले सकते हैं उसकी मदद से। इसके आगे नेचर्स हैं, फीचर्स हैं। फर्स्ट इसका नेचर है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में फिट बैठता है। वो हॉस्पिटल हो या कोई बिज़नेस हो या कोई और भी बिज़नेस हो, वो हर किसी में एप्लीकेबल हो सकता है। फ्लेक्सिबल इन नेचर, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो फ्लेक्सिबल है, वो बिज़नेस के इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज या मॉडिफाई हम कर सकते। रिलेटिव, अब रिलेटिव में आ जाता है कि ये रिलेटिव तो है बट ये एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे दो एंटरप्राइजेस एक दूसरे की तरह नहीं हो सकते, वैसे प्रिंसिपल्स भी हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मॉडिफाई करके ही हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। इक्वली इनसिग्निफिकेंट, प्रिंसिपल का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। कोई भी प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल से ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, ना ही उसके सामने इम्पोर्टेंट है ना ही अनइम्पोर्टेंट है। हर एक प्रिंसिपल का अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके 14 प्रिंसिपल हैं। तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर, ये वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि डिवीज़न्स, हम लेबर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, वो हम अचीव कर सके। जब हम अपना काम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो और इफ़ेक्टिवली काम हो सकता है और हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हम अपना काम हर पर्सन के हैंड में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम अपना काम इफ़ेक्टिव वे से कर सकें। और हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ ही ख़त्म होता है। और सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटीज़ का मतलब होता है ताकत और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आपको कि सपोज़ आपके घर में कोई फंक्शन है और आपके किसी एल्डर ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आप ये काम मेरे आने तक पूरा करवा दोगे। पर आप क्या करोगे? आप उस पर्सन को कहोगे ये काम कर दो, पर आप उसको ऑर्डर नहीं दे सकते, आपके हैंड में ये पावर नहीं है। तो यही फ़र्क है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रिंसिपल में फ्यूल कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी कुछ हैंड्स में होनी चाहिए। जो अथॉरिटी है वो कुछ हैंड में होनी चाहिए और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ हैंड में होनी चाहिए ताकि वो दोनों इफेक्टिव वे से अपना काम पूरा कर सकें। और थर्ड प्रिंसिपल हमारा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिसिप्लिन होता क्या है। कोई भी काम प्रॉपर वे से होना, ऑर्गेनाइजेशन का कोड कंडक्ट करना और उसके फॉलो अप होने चाहिए। इसमें एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिसिप्लिन सिर्फ या वर्कर्स के लिए नहीं होना चाहिए, ये सुपीरियर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सबऑर्डिनेटर के लिए इम्पोर्टेंट है। हर कोई पर्सन को डिसिप्लिन में रहकर वर्क करना चाहिए। और हमारा अगला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, आपको यूनिटी ऑफ कमांड, जैसे आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, तो आपको उसी डायरेक्शन में काम करना होगा। जैसे आपको कमांड मिलेगी आप उसी डायरेक्शन में काम करोगे। अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको 2-3 जनों ने अलग अलग कमांड दे दी, ए ने अलग कमांड दे दी, बी ने अलग कमांड दे दी, सी ने अलग कमांड दे दी, बट आपको तीनों की कमांड माननी पड़ेगी। पर आप किसकी कमांड मानोगे एट द सेम टाइम? आप एक ही कमांड मानोगे, तीनों की तो नहीं मान सकते। हमारी कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड एक होनी चाहिए ताकि उस पर बंदा फोकस करके अपना काम पूरे ईमानदारी से और पूरी डेडिकेशन से ख़त्म कर सके ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। यूनिटी ऑफ कमांड में यही है कि हमें एक पर्सन कमांड देगा ताकि हम अपना काम इफेक्टिव वे से कर सकें।
अगला हमारा प्रिंसिपल आ जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दोनों अलग अलग है। उसमें हमारी कमांड एक थी, अब इसमें हमारी डायरेक्शन एक है। ठीक है, इसमें हमारा गोल एक होगा जिस पे हम फोकस करके उसी डायरेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, एक प्लान, वन हैंड वन प्लान, एक बंदा एक प्लान को फॉलो करके उसी पे चलेगा। अगर हमारा प्लान है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट करवाना है तो हम उसी रास्ते पे चलेंगे। बट कई बार कोई और कहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है वेलफेयर करना, पर ये अलग अलग रास्ते हो गए ना, फिर कोई भी अपना काम इफेक्टिव वे से नहीं कर सकता। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में कमांड करनी। अगर डायरेक्शन है प्रॉफिट अर्न करना तो हम उसी डायरेक्शन में काम करें और प्रॉफिट अर्न करेंगे। इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में काम करना। अगला हमारा प्रिंसिपल आ जाता है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सो इस प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? इस प्रिंसिपल का मतलब है कि सभी का मोटिव सेम होना। जैसे कि है जो आप चाहते हो वही सबके लिए सही है। ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे अपना इंटरेस्ट सेट करना चाहिए कि वो अपने लिए काम करे और ऑटोमेटिकली सबका भला हो जाए। जैसे वो अपने वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी पे कर रही है या एक इफेक्टिव सैलरी पे कर रही है फिर वो अपना काम डेडिकेशन से करेंगे। अगर वो डेडिकेशन से काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, उसके भी मार्केट में शेयर, उसकी मार्केट में वैल्यू अच्छी हो जाएंगी। जैसे उन्होंने सैलरी अच्छी दी वैसे ही वो काम भी अच्छे से हो गया। तो इसको कहते हैं कि सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट भी पूरा हो गया वर्कर्स का और उनका भी इंटरेस्ट पूरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा सैलरी, रिवार्ड्स। हमें अपने वर्कर्स को रिवॉर्ड्स या कोई भी ऐसे बोनस रिवॉर्ड्स देते हैं ताकि वो अपना काम इफेक्टिव वे से कर सके, ताकि वो मोटिवेट होकर काम अच्छे से कर सके और हम अपना मोटिव अचीव कर सके। अगर देखो ना, एक बंदे को सैलरी अच्छी मिल रही है, रिवॉर्ड अच्छे मिल रहे हैं, तो वो अपना काम डेडिकेशन से करेगा, है ना। उनको सैलरी टाइम पर मिल रही है तो वो अपना काम अच्छे से ही करेंगे। रेम्यूनरेशन का मतलब है कि उनको सैलरी, रिवॉर्ड्स अच्छे से मिलने चाहिए ताकि वो अपना काम इफेक्टिव वे से कर सकें। तो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन। अब इसमें दो वर्ड्स आ जाते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हम सबसे पहले देखेंगे सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन फ्यू हैंड्स। वो पावर जो कुछ हाथ में है। जैसे सेंट्रलाइजेशन की पावर हो गई, जैसे और कोई ओनर है, उसके हाथ में है किसको रखना है किसको निकालना है। ठीक है ना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर कुछ हाथों में होना। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या? सेंट्रलाइजेशन में है पावर इन फ्यू हैंड्स, वैसे डिसेंट्रलाइजेशन में है पावर सबके हाथ में है। कोई भी डिसीजन ले रहा है कि हाँ भाई तू आ जा, तू चल जा। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं वो सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और कुछ चीज़ें हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। इसमें फ्यूल कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन में हो जाता है कि पहले ऑर्गेनाइजेशन में पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी हमें ऑर्डर दे रही है वो फॉलो करेगी मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही है वो फॉलो करेगी लोअर लेवल मैनेजमेंट। ऐसे एक सिस्टमेटिक वे से सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। और डिसेंट्रलाइजेशन में कौन सी पावर आ जाती है? जैसे रॉ मटेरियल आ रहा है, जा रहा है या ख़राब है, उसके बारे में सारी डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए कि कोई भी अच्छे से डिसीजन ले सके। केवल हमें कहता है कि ये प्रिंसिपल बोथ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बोथ का, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। ओके, सो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है स्केलर चेन। इसकी मैंने आपको डायग्राम दे रखी है। स्केलर चेन हमें क्या कहता है, ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? देयर मस्ट बी अ सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन का एक सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। कैसे एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, एक लाइन होनी चाहिए अथॉरिटी की फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोएस्ट रैंक। तो इसमें हमें फ्यूल क्या कहता है?
to this principle from scalar chain. Every communication should follow the prescribed route. मतलब इसमें एक प्रिस्क्राइब्ड रूट है। जैसे ए टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ए ने बी को भेजा, बी ने सी को भेजा और सी ने डी को भेजा। इस लाइन में कोई भी प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है उसे क्या कहते हैं हम? स्केलर चेन। और इस सारी डायग्राम को हम कहते हैं गैंग प्लान। अब जैसे कोई भी बात है, हम अपने क्लासरूम की एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई भी एक बात है, एक स्टूडेंट एक मॉनिटर को कहेगा, मॉनिटर फिर जाके क्लास इंचार्ज को कहेगा, फिर क्लास इंचार्ज जाके एचएम को कहेगा, फिर एचएम जाके प्रिंसिपल को कहेगा, ठीक है ना। तो ये एक सीक्वेंस हो गया। बट अगर मान लो कि हमारी क्लास में आग लग गई है, तो ये रूल फॉलो होगा? नहीं, ये रूल तभी फॉलो होगा जब ये एप्लीकेबल। बट अगर कोई अर्जेंट बात आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हम ये सीक्वेंस फॉलो नहीं कर सकते, तो हम इस सीक्वेंस को ब्रेक भी कर सकते हैं। बट अगर कोई इमरजेंसी है तो ऑर्डर, इसमें ऑर्डर का मतलब ये नहीं है जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऑर्डर देते हैं। नो, इसमें ऑर्डर का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड प्लेसिंग ऑफ पीपल्स। जैसे हम अपने स्कूल की एग्जांपल लेते हैं, जैसे हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लेस होता है। जैसे प्रिंसिपल मैम के रूम के लिए एक प्रिंसिपल ऑफिस होता है, क्लास इंचार्ज स्टाफ के बैठने के लिए एक स्टाफ रूम होता है, वह बच्चों के बैठने के लिए एक क्लासरूम होता है। एक चीज़ की प्रॉपर प्लेस बनाई गई होती है। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग परफेक्ट प्लेसेस बनाए जाने चाहिए, जिससे हम अपनी मैनेजमेंट को इफेक्टिव वे से परफॉर्म कर सकें। देयर मस्ट बी प्रॉपर प्लेसेस फॉर एवरीवन और एवरीथिंग। बात समझ में आ रही है? सो अगला हमारा प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी तो आप समझ ही लोगे, सबके साथ इक्वल बिहेवियर करना, इक्वल ट्रीटमेंट करना, बायसनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉय के साथ। हमें ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता होता है, जैसे एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता होता है कि रिया को क्लास में एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों निकाला गया? क्योंकि रिया बड़ा इफ़ेक्टिव काम करती थी, ईमानदारी से काम करती थी, फिर भी उसको काम से क्यों निकाल दिया गया? तो लैक ऑफ कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसको परफॉर्म नहीं किया गया? तो आप कह सकते हो इक्विटी। ओके, एंड हमारा अगला है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। मतलब एम्प्लॉय को ना अपने इन्वायरमेंट में, अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट में ना रुकने का थोड़ा मौका देना चाहिए। इमीडिएट उसको चेंज नहीं करना चाहिए, या उसके वर्क को लेके इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि ये काम नहीं सही कर रहा या इसको किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नहीं, हम किसी को भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी इन्वायरमेंट में सेट होने के लिए टाइम लगता है। अगर हम भी एक नई क्लासरूम में आए तो हमें भी 4-5 दिन लग जाएंगे अपने फ्रेंड्स बनाने में, उस इन्वायरमेंट में सेट होने के लिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होनी चाहिए ताकि वो उस इन्वायरमेंट में सेट हो जाए, उसको इमीडिएटली चेंज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आ जाता है इंटेंटेटिव्स। एम्प्लॉयज़ के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कोई भी काम करने में, ताकि वो अपना काम इफ़ेक्टिव से और मोटिवेशनल वे से पूरा कर सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारी स्कूल पिकनिक जाती है, हम उतना एंजॉय कर पाते हैं कि हम अकेले फ्रेंड्स चल जाएं, वो ज़्यादा इंजॉयमेंट होती है। अगर हमारे साथ कोई टीचर नहीं होएगा तो हम ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। सो इसमें ना उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको मज़ा आना चाहिए काम करने में, ताकि वो इफ़ेक्टिव वे से काम पूरा कर सके। हमारा अगला प्रिंसिपल है स्पिरिट द कॉर्प्स। बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है कि कोई भी काम टीम वर्क में होना चाहिए। अगर टीम वर्क में होगा तो काम इफ़ेक्टिव वे से हो सकेगा। टीम में कोई भी काम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होकर और अच्छे से हम कर सकते हैं। सो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। होप आपको ये प्रिंसिपल समझ आ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अपनी क्वायरीज़ भी आप हमें दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।